Welcome to the chapter Solutions, Maharashtra State Board New Syllabus. Dear students, last time हमने देखा राउल्स लॉ ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन और उसके बाद हमने राउल्स का इक्वेशन डिराइव किया। तो अब आज हम जो है एक ग्राफ की स्टडी करने वाले हैं और इस ग्राफ में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इनके बीच रिलेशनशिप बताया गया है। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया ग्राफ है। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है और मिसप्रिंट क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर x1 = 0 ये जो दिया गया है ये मिसप्रिंट हुआ है। एक्चुअली वो क्या होना चाहिए, x2 = 0 इस तरह से होना चाहिए। तो ये करेक्शन आप आपकी बुक में भी कर लीजिए। उसके अलावा एक जो करेक्ट ग्राफ है जो आपको यहाँ पर राइट साइड में नज़र आ रहा है और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, तो हम स्टडी के लिए जो राइट साइड वाला ग्राफ है ये लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के 3 लाइंस नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। उसको नंबर दिया गया है रोमन में 1 2 3। तो फर्स्ट लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, सेकंड लाइन भी स्ट्रेट लाइन है और थर्ड लाइन भी स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट लाइन जो है ये लाइन, इसके ऊपर P1 लिखा हुआ है। तो 1 नंबर हम किसको देते हैं, सॉल्वेंट को देते हैं, हमेशा के लिए याद रखिए। और 2 नंबर हम किसको देते हैं, सॉल्यूट को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर P1 लिखा है। तो P1 का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? 1 मतलब सॉल्वेंट और P मतलब प्रेशर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, पूरा नाम क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो P1 क्या हुआ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन नजर आ रही है आपको। उसके बाद P2 लिखा हुआ है सेकंड लाइन के ऊपर, ग्रीन कलर की सेकंड लाइन। तो P2 का क्या मतलब हुआ बच्चों, P2 है, 2 का मतलब होता है सॉल्यूट। तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, अब आप ये जो सेकंड जो लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन ये भी स्ट्रेट है और ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड लाइन भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन है। और थर्ड लाइन जो है, ये थर्ड लाइन के ऊपर लिखा है P टोटल, यानी वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, तो P टोटल = लिखा है P1 + P2, यानी P1 का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस P2 यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो ये तीसरी लाइन है। तो तीसरी लाइन की खास बात क्या है कि ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ये खास बात याद रखिए कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन से तीनों भी लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये तीनों भी लाइंस जो है राउल्स लॉ को अच्छी तरह से ओबे कर रहे हैं थ्रू आउट द कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप देखिए इस ग्राफ को पहले हम समझ लेंगे कि ग्राफ बोलने के बाद हम 2 चीजें देखना चाहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है।
और y एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का जो सिंबल है यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, P, सिर्फ P लेंगे। वो P का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर, P की बात करेंगे, ठीक है। तो ये y एक्सिस पर वेपर प्रेशर यानी कि P है और x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में जो x1 इज इक्वल टू 1 लिखा है और उसके नीचे x2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। राइट साइड में नीचे देखिए आप x1 इज इक्वल टू 0 लिखा है और उसके नीचे x2 इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो ये इसका क्या मतलब है, देखिए पहले हम ये लेफ्ट साइड देख लेंगे, इतना हिस्सा देख लेंगे कि x1 इज इक्वल टू 1 लिखा है और उसके नीचे x2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है, देखो बच्चों आपने 11th क्लास में देखा है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम क्या बोलेंगे, x1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 2 नंबर है। ये दोनों की जमा जो है हमेशा कितनी आएगी बच्चों, इज इक्वल टू 1 आएगी, ये फिक्स रूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्ज कीजिए, कंसिडर कीजिए कि x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है। तो क्या हम x2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम करेंगे, 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। इसलिए x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। जब x1 की वैल्यू 1 थी उस वक्त x2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही आप इस साइड को देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया है, x1 की वैल्यू 0 कंसीडर की गई है। फिर से हम यही इक्वेशन लिखेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी कंसीडर करना है, 1 कंसीडर करना है। तो x1 जहाँ पर x2 दिख रहा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 1। तो अब x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी अब x1 की वैल्यू 0 रहेगी। कब रहेगी x1 की वैल्यू 0, जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी। समझ में आ रहा है आपको। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि जब x1 की वैल्यू 1 होगी तो x2 की वैल्यू 0 रहेगी, और उसके उल्टा जब x1 की वैल्यू 0 रहेगी तो x2 की वैल्यू 1 रहेगी। डियर स्टूडेंट, इस ग्राफ में और एक चीज़ हमको नज़र आ रही है, वो है कि मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है x एक्सिस पर और x2 को इस तरह से ये डायरेक्शन बताई गई है। यानी जब हम x2 की स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी की डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी x2 की वैल्यू लेफ्ट साइड में कितनी नज़र आ रही है, 0, और राइट साइड में कितनी नज़र आ रही है, 1। तो हम जो स्टडी करेंगे तो 0 से 1 तक स्टडी करेंगे, किसके लिए, x2 के लिए। लेकिन x1 की जब हम स्टडी करेंगे तो x1 की स्टडी की कौन सी डायरेक्शन रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी डायरेक्शन हमेशा 0 से शुरू होती है और 1 पर ख़त्म होती है। तो अब डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, यानी हमारी डायरेक्शन ये रहेंगी, किसके लिए, x1 के लिए। यानी राइट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड में 1 है। समझ में आ रहा है आपको। तो जब हम x2 की स्टडी करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, फ्रॉम 0 टू 1, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम x1 की स्टडी करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम 0 टू 1, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद y, यहाँ पर y एक्सिस पर, अब देखिए यहाँ पर y एक्सिस 2 नज़र आ रहे हैं। एक y एक्सिस आपको ये नज़र आ रहा है और दूसरा y एक्सिस आपको इस साइड में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस लेफ्ट वाले y एक्सिस पर यहाँ पर P10 लिखा हुआ है। तो P10 का क्या मतलब होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P10,
जब हम p के सर पे 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, प्योर कंपोनेंट होता है, सॉल्यूशन का प्योर कंपोनेंट होता है। तो अब 1 यानी कौन सा कंपोनेंट हुआ, सॉल्वेंट, और p मतलब वेपर प्रेशर, तो पूरा नाम क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है आपको, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। चलिए, अब ये जो राइट साइड वाला y एक्सिस नजर आ रहा है, वहां भी आपको P20 ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो P20 का क्या मतलब होगा बच्चों, P2 और उसके सर पर ये सर्कल है इस तरह से, तो फिर से क्या मतलब होगा, सर्कल आ गया मतलब प्योर आ गया, और कंपोनेंट का नाम 2 नंबर यानी क्या हो गया, सॉल्यूट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्यूट। समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। तो जो जो चीजें यहाँ समझने जैसी थी वो सब मैंने आपको बताई है। अब हमको यहाँ पर इसमें 3 लाइन नजर आ रहे हैं, और 3 लाइन है यानी तीन चीजों की हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक में दिया गया है वो हम देख लेते हैं, ये वाला फर्स्ट पॉइंट देखिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में, देखिए क्या लिखा है, फॉर P10 वर्सेस X2 स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट, ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है, ये P10 नहीं रहना चाहिए। अभी हमने डिसाइड किया कि वेपर प्रेशर यानी टोटल वेपर प्रेशर का जो सिंबल है P हमने सिलेक्ट किया है y एक्सिस पर। यहाँ पर देखिए आप, ये y एक्सिस पर वेपर प्रेशर को हमने क्या लिखा है, P यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए, P10 कट करके आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, सिर्फ P। तो अब ये हेडिंग कैसी तैयार होगी बच्चों, ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपकी बुक के हिसाब से, फॉर P लिखेंगे, P वर्सेस X2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। अब उसके नीचे जो लिखा है वो अभी आप मत पढ़िए, मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला हूँ, उसके पहले हम आंसर तैयार करेंगे, उसके बाद आप वो उसके नीचे की लाइन पढ़िए। मेरा पहला क्वेश्चन है, एट x2 is equal to 0 what will be the value of p, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एट x2 is equal to 1 what will be the value of total vapor pressure p। ये 2 मेरे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम पहले तैयार करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा है ये क्या लिखा है ये बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आपको सवाल क्या पूछा गया, पहला सवाल कि अगर x2 की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू क्या रहेगी। तो हम ये मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको जब p मालूम करना है तो डाल्टन का जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर का जो लॉ है वो क्या है बच्चों, कि P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, P1 प्लस P2, ऐसे लिखते हैं हम। P का मतलब टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट, प्लस P2 का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन के जरिए हम ये P कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दिया गया क्या है, x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर राउल्स लॉ के मुताबिक चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब x2 0 रहेगा तो x1 की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया है कि जब x2 0 होता है तो x1 कितना होता है,
बिल्कुल सही कहा आपने, x1 कितना होता है, 1 होता है। इसको आप अपने जहन में रखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के मुताबिक। बोलिए, x2 दिया गया है आपको, तो आप क्या मालूम करेंगे, P1 मालूम करेंगे या P2 मालूम करेंगे, पहले P2 मालूम कर लीजिए, क्योंकि x2 दिया है। तो P2 इज इक्वल टू, राउल्स लॉ क्या कहता है, P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P20 इंटू x2। ये राउल्स के लॉ के मुताबिक हमने लिखा है। P2 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, P20 का मतलब P20 का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय x2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x2 की वैल्यू 0 दी गई है, तो आप यहाँ x2 की जगह पर 0 रखेंगे, तो P2 इज इक्वल टू P20 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों, P2 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर P मालूम करना है, तो P कैसे मालूम करेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो हम P1 अभी हमको मालूम करना है, तो P1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर P1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। किसके लिहाज से लिखा है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब आप x1 की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, 1, ये अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिर P1 इज इक्वल टू P10, x1 की वैल्यू 1, तो क्या जवाब आ रहा है, P1 इज इक्वल टू P10, ये आंसर आया है, ओके। तो अब आपके पास P2 की वैल्यू भी मौजूद है और P1 की वैल्यू भी मौजूद है, तो अब आप P कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो P इज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या है, P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू कितनी आई, P10 आई, और P2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं, आपको आंसर क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू P10, ओके। ये आपका फाइनल आंसर आया है, P इज इक्वल टू P10। ये कब पॉसिबल हुआ है, जब x2 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो P इज इक्वल टू P10, ये आपका आंसर आया है। अब क्या आप मुझे P और P10 का मतलब समझा सकते हो, P का क्या मतलब है, बोलिए, P का मतलब क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इज इक्वल टू P10 का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेरी गुड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों बोले हमने, बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि 1 नंबर है P10, ऊपर 0 इसलिए प्योर बोले। ये हमने यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आया है फर्स्ट क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एट x2 इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, P इज इक्वल टू P10। समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। तो अब ये हम ग्राफ में देखेंगे, हमारे ग्राफ में देखेंगे कि जब x2 की वैल्यू 0 थी, उस वक्त क्या हकीकत में P की वैल्यू P10 इतनी थी। चलिए ग्राफ की तरफ, ये देखिए ग्राफ। अब यहाँ पर आप क्या देखना चाहेंगे, इसको देखिए, x2 इज इक्वल टू 0,
इतने हिस्से को देखिए आप, x2 इज इक्वल टू 0। इस वक्त वेपर प्रेशर P की वैल्यू कितनी है, P1 0 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये y एक्सिस पर ये नजर आ रहा है आपको। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 0। कब, जब x2 इज इक्वल टू 0 है। ये ग्राफ से भी साबित हो रहा है, ग्राफ से भी प्रूव हो रहा है, और मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ भी ये प्रूव हो रहा है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा मैं रब आउट कर देता हूं। हाँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एट x2 इज इक्वल टू 1, जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी उस वक्त p की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, तो अब फिर से हम जो है p के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, p इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या दिया गया, x2 की वैल्यू 1 दी गई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जब x2 की वैल्यू 1 होती है उस वक्त x1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर P मालूम करने के लिए पहले P1 मालूम करना पड़ेगा और P2 मालूम करना पड़ेगा। P1 और P2 की वैल्यू मालूम होने के बाद उनको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमको P मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेना चाहेंगे, चलिए P1 ले लेते हैं। तो P1 हमको कैलकुलेट करना है। तो P1 का जो फॉर्मूला है राउल्स लॉ के मुताबिक क्या लिखेंगे बच्चों, हम P1 0 इंटू x1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कीजिए, P1 0 इंटू 0। ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू P1 0। समझ में आ रहा है आपको ये। ठीक है, P1 इज इक्वल टू P1 0। अब हम P2 मालूम करेंगे। चलिए P2 मालूम करते हैं। तो P2 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हम P2 इज इक्वल टू P2 0 इंटू x2। ओके, अब x2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, P2 0 एज इट इज। x2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1 दी गई है, ये आप यहाँ पर रखेंगे। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, P2 0 इंटू 1, यानी आंसर आ रहा है P2 0। ओके, ये P2 की वैल्यू आ गई। अब आखिरी काम है कि हमको ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसके अंदर P1 और P2 के वैल्यूज पुटअप करना है। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो आप नीचे यहाँ पर P1 की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई, P1 0 प्लस P2 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पर P1 0 नहीं आएगी, यहाँ पर P1 की वैल्यू जो है 0 आएगी। सॉरी, ये P1 0 इंटू 0, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सॉरी, तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम कट कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P2 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू P2 0। ठीक है, तो ये हमको पूछा गया था कि P की वैल्यू क्या रहेगी जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि P इज इक्वल टू P2 0। क्या आप इसका मतलब समझा सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P, बोलिए। बिल्कुल सही है, P का मतलब क्या है, बोलिए। पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी, P का मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और P2 0 का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
क्या सॉल्वेंट बोलेंगे कि सॉलिड बोलेंगे? P2 लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, हाँ सॉल्यूट बोलेंगे, बिल्कुल सही। तो ये हमने यहाँ पर साबित किया है क्या? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P2 0। कब? जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी। तो अब हमको ये ग्राफ में चलकर देखना है बच्चों, इसको कंफर्म करना है क्या क्या हकीकत में ऐसा हुआ है। चलिए आइए देखिए, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब x2 की वैल्यू 1 नजर आ रही है हमको, देखिए यहाँ पर ये पार्ट देखिए, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है? 1। उस वक्त वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? P2 0 के। यहाँ पर देखिए ऊपर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर होता है y एक्सिस पर। तो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? P2 0 के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है जब x2 इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट था, अब जरा आप स्क्रीन पर ये जो आपके बुक में लिखा है, अब आपको ये समझ में आएगा कि P इज इक्वल टू P10 एट x2 इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू P20 एट x2 इज इक्वल टू 1। अब आपको ये समझ में आ चुका है अच्छी तरह से, ये हमने यहाँ पर प्रूव करके बताया है। बुक में तो आपको सिर्फ 2 लाइन के जरिए बताया गया है, लेकिन इसको समझना चाहिए, इसको समझने के लिए इतना सब करना पड़ता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट है आपके बुक में, ग्राफ के नीचे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फॉर P1 वर्सेस X1 स्ट्रेट लाइन। बच्चों घबराओ मत, ये गलत लिखा हुआ नहीं है, ये सही है। आपको आदत होगी सुनने की कि ये मिसप्रिंट होगा, लेकिन ये मिसप्रिंट नहीं है। तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम क्या है? P1 वर्सेस X1 स्ट्रेट लाइन। तो अब उसके नीचे जो लिखा है, उसके ऊपर मैं पहले 2 क्वेश्चन तैयार करूंगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, एट x1 इज इक्वल टू 0, जब x1 0 रहेगा तो उस वक्त P1 की वैल्यू क्या रहेगी? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एट x1 इज इक्वल टू 1 P1 की वैल्यू क्या रहेगी? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। तो इनके आंसर हम ढूंढेंगे। तो हमको खुद ब खुद ये जो स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड में ऊपर कोने में लिखा है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 0 है और P1 पूछा गया है। तो P1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? P1 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलिए? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम? P1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P10 इंटू x1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। तो x1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 0। चलिए वो वैल्यू यहाँ पर रखिए, P10 इंटू 0, तो आंसर आ रहा है 0। तो P1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। एट x1 इज इक्वल टू 0, P1 की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1? बोलो, x1 का मीनिंग क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्वेंट बोलेंगे कि सॉलिड बोलेंगे? 1 नंबर लिखा है, सॉल्वेंट बोलेंगे ना। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 रहेगा उस वक्त P1 मतलब क्या? हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब x1 इज इक्वल टू 1 रहेगा उस वक्त P1 की वैल्यू क्या रहेगी? तो फिर से हम P1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। ठीक है, अब हम
x1 की वैल्यू 1 रखेंगे, P10 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो जवाब क्या आ रहा है P10 और लेफ्ट साइड में क्या है P1, तो P1 की वैल्यू क्या रहेगी P10। अब ये दोनों चीज़ों को हमको देखना है ग्राफ के अंदर, तो हमको ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या देखना चाहेंगे कि जब x1 की वैल्यू 0 होती है उस वक्त P1 की वैल्यू 0 होती है। वो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए आप, जब x1 की वैल्यू 0 होती है उस वक्त P1 की वैल्यू 0 होती है। चलिए हम देखेंगे इस ग्राफ में, देखिए कि जब x1 की वैल्यू 0 होती है, ये दिख रही है आपको x1 की वैल्यू 0, यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ों को रब आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा नज़र आए, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए आप कि जब x1 की वैल्यू 0 होती है, इसको देखिए आप, ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। x1 0 तो P1 भी 0 रहेगा। अब आगे क्या बताया गया है, जब x1 की वैल्यू 1 रहेगी तब P1 की वैल्यू क्या रहेगी P10 रहेगी बच्चों। ये देखेंगे हम, ये देखिए, जब x1 की वैल्यू 1 रहेगी, ये देखिए हमारी स्टडी की डायरेक्शन ये है बच्चों, राइट टू लेफ्ट। अब x1 की वैल्यू 1 हो गई तो P1 की वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू P10 हो गई, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन है, इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तीसरा और आखिरी पॉइंट आपके बुक में दिया गया है, क्या लिखा है देखिए, फॉर P2 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। P2 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन जो आपके ग्राफ में दी गई है, उसके बारे में कुछ कंक्लूजन यहाँ पर तैयार किए गए हैं। वो कंक्लूजन हम बाद में देखेंगे, पहले हम दो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन दो इस तरह से होंगे इस ग्राफ के लिए। पहला क्वेश्चन होगा, एट x2 is equal to 0 what will be the value of P2। और मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, अब आपको समझ में आ रहा है, आपको आइडिया आ गया है दूसरे क्वेश्चन का, एट x2 is equal to 1 what will be the value of P2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो P2 हमको कैलकुलेट करना है, तो P2 के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, राउल्स लॉ का फॉर्मूला है, P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2 की वैल्यू आप कितनी पुटअप करेंगे 0 दी गई है आपको, तो जवाब क्या आ रहा है 0, तो P2 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 दी गई है और आपको P2 की वैल्यू मालूम करना है। फिर से हम वही लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। अब x2 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो जवाब क्या आ रहा है P20, ये रहेगी P2 इज इक्वल टू P20। आप क्या दोनों का मतलब समझा सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? P2 का क्या मतलब है बोलिए, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। P2 का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, 2 नंबर मतलब क्या सॉल्यूट, हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P20 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक है ना। हाँ, तो जब अब यहाँ पर दो चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं कि जब x2 की वैल्यू 0 रहेगी उस वक्त P2 की वैल्यू भी 0 रहेगी। ये हम ग्राफ में चलकर देखते हैं
चलिए ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ नजर आ रहा है। जब x2 की वैल्यू 0 रहेगी, ये नीचे देखिए आप, ये x2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, उस वक्त P2 की वैल्यू, ये P2 की लाइन दिख रही है, तो P2 की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है। यानी ग्राफ से ये कंफर्म हो गया और मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया। चलिए उसके बाद जब x2 की वैल्यू 1 होगी तो क्या लिखा है, मैथमेटिकली क्या लिखा है, देखिए, जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी उस वक्त P2 की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, P2 0 के इक्वल रहेगी। चलिए देखते हैं ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ जब x2 की वैल्यू 1 रहेगी, ये देखिए x2 की वैल्यू 1 है, उस वक्त P2 की वैल्यू, ये P2 यहाँ जा रहा है, यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, तो ये P2 किसके इक्वल हो गया, P2 0 के इक्वल हो गया। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमने क्या किया, ये थर्ड लाइन कैसी निकाले। सबसे पहले हमने क्या करे होंगे, ग्राफ निकालते समय पहली लाइन निकाली होगी, उसके बाद दूसरी लाइन निकाली होगी, और उसके बाद P10 P20 पॉइंट हमको मिल गए और वो दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो एक खुद ब खुद एक स्ट्रेट लाइन हमको लास्ट में मिल गई। और वो स्ट्रेट लाइन किसकी है, बोलिए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन ने राउल्स लॉ ओबे किया है या ओबे नहीं किया है। इसके लिए हम कौन सी लाइन देखेंगे, पहली लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन देखेंगे, तीसरी लाइन देखेंगे, कौन सी देखेंगे, तीसरी लाइन देखेंगे, क्योंकि तीसरी लाइन ये सॉल्यूशन की है बच्चों। पहली लाइन तो किसकी है, सॉल्वेंट की है, दूसरी लाइन किसकी है, सॉल्यूट की है, लेकिन तीसरी लाइन किसकी है, सॉल्यूशन की। तो तीसरी लाइन भी आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, इसमें कोई कर्व नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब सॉल्यूशन ये राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंटायर रेंज ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी आप यहाँ पर किधर से भी शुरू कीजिए, आप x1 0 से लेकर x1 = 1 ऐसा बोलिए, या x2 के रेफरेंस से आप बोल सकते हैं कि x2 के हिसाब से 0 to 1, किधर से भी देखिए, आप लेफ्ट टू राइट देखिए या राइट टू लेफ्ट देखिए, आपको ये सॉल्यूशन की जो लाइन है, तीसरी लाइन स्ट्रेट नजर आ रही है। यानी कि ये सॉल्यूशन जो है, राउल्स लॉ हर कॉन्सेंट्रेशन पर ओबे करता है। दिस सॉल्यूशन obeys Raoult's law over the entire range of concentration at all temperature, ऐसा बोल सकते हैं हम। यानी कि ये सॉल्यूशन क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन हुआ बच्चों। तो फिर हमको एक और नई चीज़ सीखने को मिली कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, कर्व वाला नहीं होता है, इसीलिए तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने बहुत ध्यान से मेरा वीडियो वॉच किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड बाय।